भारत का, हमारे देश का अनुभव नए शहर बसाने का ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं तो विनती करूँगा, अनुरोध शब्द भी नहीं कह रहा, आग्रह भी नहीं कर रहा, विनती करूँगा कि इस योजना के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। शुरू में 1 या 2 करके भले ही देख लो। एक अपने यहाँ चंडीगढ़ बसा और चंडीगढ़ में पूरी योजना बनाकर नेहरू जी के मन में था, एक विदेश के प्रसिद्ध फ्रांस के आर्किटेक्ट को बुलाकर उन्होंने शहर डिज़ाइन करवाया, बना, बहुत अच्छी बात है। शहर या बस्ती की परिभाषा है कि बसते बसते बस्ती है, बस्ती। अगर हम अचानक कुछ खड़ा कर देंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इस मोहल्ले का क्या नाम रखेंगे, इस शहर का क्या नाम रखेंगे। अक्सर होगा ये कि जो हमारे प्रिय नेता हैं, हमारे संप्रदाय के जो नेता हैं, हम उन्हीं के नाम पर रख देंगे। गांधी नगर, दीनदयाल नगर, माया नगर, कोई से भी ऐसे ही नाम आ जाएंगे। इसमें जो शहर बनेगा वो नकली बनेगा और बाकी जो चीज़ें धीरे धीरे जन्म लेती हैं, फैलती हैं, कभी सिकुड़ती भी हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। आज हमारे देश के जो सबसे पुराने, सबसे चर्चित शहर हैं, काशी को ले लीजिए आप, उज्जैनी को ले लीजिए, इनका इतिहास है हजारों साल का। तब इनको मोक्ष की जगह माना, इनको कुछ खास दर्जा मिला। हमारे बनाए शहर का नाम XYZ हो जाएगा। उसमें मंदिर भी बनेगा तो वो बड़ा सरकारी किस्म का लगेगा, क्योंकि वो श्रद्धा पे से खड़ा हुआ नहीं है। नहीं तो प्रायः मंदिर वगैरह भी कोई ना कोई इतिहास की घटना पर होती है। अनुपम भाई, एक जो सवाल ये है कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या पर्यावरण, सब कुछ सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और समाज की भागीदारी उसमें बिल्कुल बची नहीं है। तो क्या कुछ ऐसे मॉडल पे इस समाज को नहीं सोचना चाहिए कि ये सारे काम सरकार के क्यों, समाज की भागीदारी उसमें क्यों नहीं? ठीक है, बिल्कुल आपका अच्छा प्रश्न है। समाज ऐसा करता भी है, लेकिन वो जो समाज का अंग है वो बताता नहीं है, वो नारे नहीं लगाता और वो सरकार से पलट के पूछता भी नहीं कि तुम क्यों हाथ में ले रहे हो। उसको मालूम है कि हाथ में लेने पर भी हाथ में कुछ आता नहीं। हर सरकार को ये मुगालता होता है कि वो इस देश के 5 लाख गाँव के लिए काम कर रही है और वो कई बार तो पता चलता है चुनाव में कि पूरे 5 लाख गाँव से अनुपस्थित थी। उसने वहाँ कोई काम नहीं किया, इसीलिए तो उसको वोट नहीं मिला। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, CPI हो, CPM हो, उसके मन में ये गलतफहमी हो जाती है कि वो सब गांव में सब तरह का काम कर रही है। स्कूल वही चला रही है, शिक्षा वही दे रही है, पानी वही दे रही है। अगर सचमुच ऐसा सरकार के हाथ में होता तो कब के मर गए होते लोग। रेगिस्तान में जहाँ 2 सेंटीमीटर पानी गिरता है, वहाँ के सैकड़ों गांव अपने पानी के दम पर खुद टिके हुए हैं। सरकार के भरोसे रहते तो धोखा खा जाते। और वो इतने समझदार और इतने विनम्र हैं कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि भैया तुम कौन होते हो पानी देने वाले। उन्होंने उसको भी सलाम कर दिया कि अच्छा पानी आप देते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अपना पानी खुद इंतजाम करते हैं। तो ये जो विनम्रता है, इससे जो शहर और गांव बनते हैं वो बच सकते हैं। नए शहरों का सारा बोझ सरकार के ऊपर आएगा कि तुम ही हमको बना रहे हो, तो तुम ही हमको पानी देना, तुम ही हमको बसाना, तुम ही हमारे लिए सब कुछ काम करना। तो ये अव्यावहारिक योजनाएं हैं, किसी समय में वोट पाने के लिए ज़रूरी लगी होंगी तो कह दिया। अब जब चुनाव की सब धूल बैठ गई है, गुबार हट गया है, तो हमको साफ साफ दिखना चाहिए कि इनमें से सब वादे पूरे करने लायक नहीं है। नहीं तो ये सरकार पर अनावश्यक बोझा बनते हैं और सरकार के कदम लड़खड़ाते हैं। पिछली सरकार ने नरेगा जैसी योजनाएं बनाई, वो उस बजट का, मैं नहीं कह रहा, बजट तो अरबों रुपए में था ही, वो तो उसके पास कहीं से आया होगा तो उसने कह दिया कि हम तो देंगे। भ्रष्टाचार वगैरह सबका हिसाब रखकर कहा होगा कि इतना तो जाने दो इसमें। लेकिन वो योजना इतनी भारी भरकम थी कि उसके बोझ से सरकार लड़खड़ा गई
अभी तो नई सरकार ने भी कहा है कि हम ऐसी सभी योजनाएं जो अच्छी हैं उनको लागू रखेंगे, चलने देंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि हम भी वही बोझा ढोना चाहते हैं। इसमें ज़्यादा समझदारी तो ये होगी कि हम समाज से पूछेंगे, उसके प्रतिनिधि चुन के आए, इसमें कोई शक नहीं, जिन लोगों ने वोट दिया है। लेकिन लोगों ने वोट इसके लिए नहीं दिया है कि तुम हमको घर दे दो, 2020 तक सबके लिए घर बन जाएंगे, सबके लिए पानी बन जाएगा। ये संभव नहीं है। लोगों को इतना आत्मसम्मान हम भर सकें कि वो अपने आंगन की समस्याएं खुद हल कर सकें। उस आंगन में एक पीपल का पेड़ लगाना हो, एक तुलसी का पौधा लगाना हो, एक नीम का पौधा लगाना हो, तो अपने बलबूते पे लगाए। इसके लिए ऐसा ना हो कि सरकार 1,00,001 नीम बांटने की योजना बनाए, फिर उतनी थैली कहाँ से लाएगी, उतने लोग कहाँ से लाएगी। पर वो ज्यादातर आकर्षक योजनाएं यही मानी जाती है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है नदी जोड़ने की योजना। अच्छी बात है, लेकिन जब ये योजना पिछली बार आई थी तब एनडीए का ही शासन था। लेकिन हम लोगों को दोहरा लेना चाहिए कि ये योजना उससे भी पुरानी है। कोई इसको 82 का बताता है, तो कोई इसको नेहरू जी के समय तक ले जाता है। तब भी गार्लैंड कैनाल नाम से एक योजना बनी थी नेहरू जी के समय में। ये किसी के विरोध से रुकी हो, ये बात मन से निकाल दो। ऐसा कोई सशक्त आंदोलन इसके पीछे नहीं है। अगर होगा तो विचार का विरोध होगा, लेकिन किसी ने फिजिकल जबरदस्ती करके सरकार का ट्रक रोका हो कि रथ रोका हो, है ना, रथ यात्राओं को भी रोका है लोगों ने, अश्वमेध के घोड़े को भी रोका है। नदी जोड़ी योजना को अभी तक किसी ने हाथ लगा के नहीं रोका। एनडीए के समय में कवि हृदय प्रधानमंत्री थे अटल जी, अडवाणी जी थे लौह पुरुष, वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे कलाम साहब, और अपोजिशन की नेता थी सोनिया गांधी, और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। इन सब में बिल्कुल सहमति थी इस योजना को बनाने के लिए। और एनडीए की सरकार ने सुरेश प्रभु जी नाम के एक व्यक्ति को ये काम भी सौंप दिया था। तब भी मेरे मुंह से अचानक निकल गया था कि ये प्रभु का काम है नदियां जोड़ना, इसमें सुरेश प्रभु ना पड़े। और ये कोई व्यंग में नहीं कहा था, दुख के साथ कहा था, क्योंकि नदियों का इतिहास हम जानते नहीं। छोटी मोटी नहर निकाल सकते हैं, बांध बना सकते हैं, बड़ा बांध बना सकते हैं, इन सब की उम्र होती है। 100 साल के बांध होते हैं, 1500 साल नहीं चलने वाले। और ये नदियां हैं कुछ करोड़ साल की। कोई सी भी नदी आप निकाल लो और उसकी उम्र विज्ञान के तराजू पर तोलो, पुराण के तराजू पर मत तोलना, तो लोग बताएंगे कि तो करोड़ों साल की है। वही तो पुराण बनता है। लोगों की स्मृति में जो कुछ करोड़ साल की चीजें वो पुराण में बनती हैं। आप देखेंगे कि नर्मदा और सोन एक ही पहाड़ से निकलते हैं, अमरकंटक से, लेकिन एक पूरब की तरफ बह जाता है सोन, उसको नद कहा है, नदी के बदले पुल्लिंग है, और नर्मदा पश्चिम में बह जाती है। कोई तो कारण होगा, नहीं तो दोनों लगभग एक बिंदु से निकल रहे हैं, तो दोनों अलग अलग जाते क्यों, एक साथ जाते। तो पुराण की कहानी भी हो गई कि ये सोन नद ने नर्मदा को धोखा दिया प्रेम प्रसंग में, तो नर्मदा ने फिर विवाह न करने का संकल्प लिया, कुंवारी नदी कहलाई, और वो पश्चिम की तरफ चली गई पूरब के बदले उसका साथ छोड़ के। तो ये सब किस्से बनते हैं सुंदर, लोगों की स्मृति के कारण। और आज हम देखते हैं कि इन सब नदियों को फिर से जोड़ने की बातचीत चली है, तो हम तो कहते हैं समस्त शुभकामनाएं, जोड़ के देखो। अनुपम भाई, एक सवाल, ये अंतिम सवाल होगा कि जब पर्यावरण की बात आती है तो हम सरकार की तरफ जो शिकायतें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो सब सरकार के लिए हैं। इसमें बहुत ये गलत बात भी नहीं है, लेकिन इसमें समाज की क्या जिम्मेवारी हो, इस पर हम बात अक्सर करते नहीं। क्या पर्यावरण सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी बनकर नहीं, सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पर्यावरण भी नकली, विकास भी नकली, सरकारें भी नकली,
तो ये जो बातचीत करने वाले हैं हम लोग, वो भी नकली। जंगल में रहने वाला जंगल की रखवाली की बात ही नहीं करता कि हमको जंगल संवर्धन करना है, पेड़ बचाना है, वो ऐसी बात ही नहीं करता। वो तो पेड़ के साथ रहता है, उसको बचाना और नहीं बचाने का क्या मतलब। हमारे घर में हम बयान देते हैं कि हमको अपना बेटा बेटी बचा के रखना है, उसको उसकी हत्या नहीं होने देना, उसको कटने नहीं देना कुल्हाड़ी से। सहज कर्तव्य निभाने वाले लोग ऐसी बात नहीं करते। तो नदियों को साफ रखने वाला समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अपने जंगल को बचाए रखने वाला समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अपनी मछलियों को कितना पकड़ना और कितना छोड़ना, मछुआरा समाज तक इसका कैलकुलेशन जानता है। जिसको आज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर फिशिंग कहते हैं, वो उसने कभी नहीं होने दिया। जो ट्रॉलर आने के बाद हुआ है, उसके जो जाल होते हैं मछली पकड़ने के, उनमें छेद कितना बड़ा होना है, इसके नियम हैं अलिखित। वो इतने बारीक नहीं होंगे, मच्छरदानी जैसे नहीं होंगे कि वो सब पकड़ लें। आज ट्रॉलर के छेद इतने कम होते हैं जाली के, मैकेनाइज बोट वो पीछे फेंकता है और सब कुछ समेट के डेक पर लाके फैलाता है, और जो कीमती मछली पकड़नी वो पकड़ के बाकी सब कचरा समुद्र में मर चुकने के बाद फेंक देता है। तो ये बर्बादी की हद है। और जिन देशों में ट्रॉलर्स आए हैं उन्होंने इतना बुरा ओवर फिशिंग किया है कि वो अब सब नक्शे पर निशान लगाकर FAO, सरकारें, संयुक्त राष्ट्र संघ चेतावनी दे रहे हैं कि इन इलाकों में भाई मछली को जरूरत से ज़्यादा मार लिया है, अब इसकी भरपाई बहुत कठिन हो जाएगी। अपने यहाँ बरसात के दिनों में जब मछली जीरा देती है, जीरा यानी अंडे देती है, और नए उसमें से अगली पीढ़ी पैदा होती है, उस समय मछुआरा तो किनारे पर बैठ के गीत गाता है, नाच नाचता है, वो जाता ही नहीं पकड़ने। वो 4 महीने उसके अपने जीवन की छुट्टी के होते हैं कि जिस जगह से उसने मछलियां निकाली वो फिर से खजाना भरपूर जाए। हमें उसका ब्याज लेना है, मूलधन को सुरक्षित रखना है। जैसे बैंक में अगर आपने FD की है तो FD नहीं तोड़ते आप, उसके ब्याज को ले लेते हैं खाने के लिए, अपने जीवन के लिए। तो प्रकृति में से कितना ब्याज लेना, कितना मूलधन सुरक्षित रखना, इस सब के जो नियम है, वो लोग संरक्षण वगैरह का नारा भी नहीं लगाते। उनका जीवन ही नारा होता है, नारा नहीं काम होता है। बाकी हम लोग इस तरह के नारे लगाते हैं और ये कहते हैं वो कहते हैं, और बाद में पाते हैं कि बचा कुछ भी नहीं। इसलिए महाराष्ट्र में क्या बचता है, 5 जून का कार्यक्रम, उसको ढोल बजा के मना लो और उसके बाद भूल जाओ। तो 364 दिन हम क्या करते हैं उस पर निर्भर होगा 5 जून का एक दिन। लेकिन अनुपम भाई, ये तो कानून उनको रोकता है ना नदी तक जाने में, जंगल से लकड़ियाँ काटने में, तो वो परंपराएं तो धीरे धीरे वो छूटती जा रही हैं और कानून हावी होता जा रहा है। तो ये परंपरा और कानून, ये दोनों आमने सामने जब आके खड़े हो, बिल्कुल आमने सामने है, तो ऐसी स्थिति का फिर निराकरण कैसे? मैं तो अभी ये कहूँगा, आखिरी वाक्य पे ख़त्म करो। 364 दिन हम क्या करते हैं उस पर ख़त्म करो, इसको छोड़ो, कानून वगैरह छोड़ो।